बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रात 12 बजे काली लड़कियों को सेंट्रल जेल में बुलाकर 50,000 क्यों दिया जाता है? वो अंदर आते ही ऐसा क्या काम करती हैं? जानकर आपके भी पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम अलीना है। हम 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए हसास भी ज्यादा हूँ। हमारी जिंदगी बड़े मुश्किल हालात से गुजरी है। अब्बू नशई और जुआरी थे। उन्होंने जो कुछ भी कमाया अपनी जात पर ही खर्च किया था। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी 4 बच्चों की कफालत कैसे कर रही होगी। अम्मी ने हालात से तंग आकर कपड़े की एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी। यूं बहुत कम उम्र में ही मुझे घरेलू जिम्मेदारियां संभालना पड़ गई थी। अम्मी की तनख्वाह से हमारा गुजर बसर तो होने लगा था, मगर अब्बू फिर भी हर दम अम्मी के साथ लड़ते भिड़ते ही रहते थे। यूं हमें कभी घर की 4 दीवारी के अंदर सुकून मैसर नहीं आया था। आज तो सोने पर सुहागा हो गया था। मेरी अम्मी काम से वापस आई तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रोती रही हूं। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अम्मी क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अम्मी ने जल्दी से अपना जख्मी हाथ मेरे सामने कर दिया था। अम्मी के पूरे हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी ने अपना दर्द छुपाने की कोशिश की थी। वो कहने लगी, मशीन में हाथ आ गया था। मैं बोली, अम्मी आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ने तब फैक्ट्री मालिकान को दुआ देना शुरू कर दी थी। वो कहने लगी, मैं जहां काम करती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं। मालिक ने कहा है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता इलाज भी हम करवाएंगे, और इस महीने की तनख्वाह भी मुझे उन्होंने पहले से ही दे दी है। हालांकि अभी तो पूरा महीना होने में 10 दिन रहते हैं। मैं ये बात सुनकर जरा तसल्ली में आ गई थी, क्योंकि मुझे यही फिक्र थी कि अगर मेरे छोटे बहन भाइयों की स्कूल की फीस ना दी गई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। खैर, अम्मी के फैक्ट्री मालिकान ने अपना कहा पूरा किया था। हर रोज एक गाड़ी आती थी जो अम्मी को अस्पताल ले जाती, जहां अम्मी की पट्टी वगैरह तब्दील कर दी जाती थी। और यूं ही 1 महीना भी गुजर गया, मगर अम्मी का जख्म ठीक नहीं हुआ था। वो बाहर से तो भर गया था, मगर अंदर से अभी भी कच्चा था। अम्मी की तनख्वाह भी खत्म हो चुकी थी। हम माँ बेटी बहुत ज्यादा परेशान थी। अब तो अम्मी की रातों की नींद तक हराम हो चुकी थी। वो सारी सारी रात बैठकर रोया करती थी और मुझसे अम्मी की हालत नहीं दिखी जाती थी। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। मैं अम्मी के पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मी आपकी फैक्ट्री का माहौल कैसा था? अम्मी को अपनी फैक्ट्री से बड़ी मोहब्बत थी। उसके जिक्र पर उनकी आंखें चमक गई थी। वो कहने लगी, मेरी फैक्ट्री का माहौल बिल्कुल घर जैसा था। सब बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मेरे मालिक भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि हम मुलाजिम हैं, बल्कि हमें अपनी फैमिली की तरह अजीज रखते थे। मैं बोली, अम्मी मैं आपकी जगह आपकी फैक्ट्री में मुलाजमत करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी, नहीं नहीं अलीना, मैं तुम पर यह जुल्म नहीं करूंगी। मैं तो पहले ही तुमसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। तुम पर वो जिम्मेदारियां भी आयद कर चुकी हूँ जो तुम्हारी उम्र की बच्चियों पर नहीं होती। मैं तुम्हें 8वीं जमात के बाद पढ़ा भी नहीं पाई। अब मैं तुमसे मुलाजमत नहीं करवाना चाहती। मैं बोली, अम्मी कोई बात नहीं है, मैं उम्र भर के लिए तो ये मुलाजमत नहीं करना चाहती ना। आपका भी हाथ ठीक नहीं हुआ, आपको आराम की जरूरत है। मैं 1 महीना आपकी जगह पर काम पर जाऊंगी, उसके बाद आप चली जाया करना। अम्मी नहीं नहीं करती रह गई थी। तब मैं बोली, अम्मी आप मुझे नहीं पढ़ा पाई तो क्या ये चाहती हैं कि बाकी बच्चे भी तालीम के बगैर ही रह जाएं? अम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फीस नहीं दे पाएंगी तो कौन देगा? अब्बू ने तो ये भी नहीं पूछना कि हमने एक वक्त की रोटी खाई भी है या नहीं। बात तो तल्ख थी, मगर क्या किया जा सकता था। अम्मी की आंखों की नमी खुश्क नहीं होती थी। फिर वो कहने लगी, चलो ठीक है, तुम चली जाना। अम्मी ने मुझे सारी मालूमात दे दी थी। अगले दिन मैं उनकी जगह काम पर चली गई थी। जब मैंने बताया कि मैं जुबैदा की बेटी हूँ तो फैक्ट्री के मुलाजमीन ने मुझे हाथों हाथ लिया था। एक औरत मुझे मालकिन के ऑफिस में ले गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं जुबैदा की बेटी हूँ। फैक्ट्री मालकिन ने मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात की थी। वो कहने लगी, जुबैदा अब कैसी है? मैं बोली, अभी अम्मी का हाथ मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। तो मालकिन कहने लगी, हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताएं। जुबैदा का इलाज तो फैक्ट्री की तरफ से ही हो रहा है ना? मैं मुस्कुरा दी और बोली, जी जी बिल्कुल। दरअसल मैं अम्मी की जगह पर 1 महीना काम करना चाहती हूँ। मालकिन कहने लगी, ये तो बहुत खुशाइन बात है। हमें अपनी फैक्ट्री में जवान कारीगरों की भी जरूरत है। मैं तुम्हारी आमद से बहुत खुश हुई हूँ। फिर उन्होंने एक फैक्ट्री मुलाजमा को बुलाकर उसे हिदायत दी थी कि अलीना को सारा काम समझा दिया जाए। उसने मुझे बहुत एहतियात से काम करने की ताकीद की थी। मैं वहां सबको आंटी अंकल कहकर मुखातिब किया करती थी। एक औरत ने मुझे बताया कि वो मेरी अम्मी के बहुत करीबी दोस्त है। ये बात सुनकर फितरी तौर पर मेरा झुकाव भी उन्हीं की तरफ हो गया था। वो मुझे बड़े प्यार से काम सिखाने लगी थी। फैक्ट्री में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने घर जाकर अम्मी को सारी तफसील बताई थी तो वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझसे एक एक फर्द का नाम लेकर पूछा था कि वो सब कैसे हैं। उन्होंने मेरा ख्याल तो रखा ना? मैं बोली, जी अम्मी, सब ने मुझे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया था।
अम्मी के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, अलीना, मुझे तुमसे ये बात कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी ही परछाई हो। तुम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो मैं तुम में देखना चाहती थी, मगर फिर भी माँ होने की हैसियत से मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगी कि फैक्ट्री में मेरी बहुत इज्जत बनी हुई है, और गरीब इंसान के पास सिर्फ इज्जत ही होती है जो वो कमा सकता है। तुम वो रोल मत देना। मैं बोली, अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। यूं अब मैं सुबह से फैक्ट्री चली जाती और शाम 6 बजे घर वापस आती। घर में आकर जो काम होता वो कर लिया करती थी। बर्तन और कपड़े वगैरह मैं शाम में ही धोया करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी अम्मी मुकम्मल तौर पर आराम कर लें और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मुझे फैक्ट्री में काम करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। एक दिन मुझे आंटी नबीला ने बताया कि आज फैक्ट्री के मालिक आए हैं। वो नए वर्कर्स से बारी बारी मिलना चाहते हैं, तुम भी उनसे मिलाओ। मैंने सर हिला दिया और मालिक के ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मालिक भी मालकिन के ही हम उम्र होंगे, मगर जब मैंने उनके ऑफिस में कदम रखा तो ये देखकर दंग रह गई थी कि मालिक मुझसे बमुश्किल 3-4 साल ही बड़े थे। मैं उनको देखते ही उनके रोब में आ गई थी, मगर वो तो बिल्कुल अपनी वालदा की तरह नरम खो थे। वो बहुत आराम से बोलते थे। कहने लगे, मिस अलीना, आपका काम कैसा जा रहा है? किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है यहाँ? मैं मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। यहाँ बिल्कुल घर सा माहौल है। मालिक ने मुझे वापस भेजकर दूसरे मुलाजिम को बुला लिया था। मुझे मालिक का अंदाज़ तखातुब बहुत अच्छा लगा था। खैर, मुझे एक वर्कर ने बताया कि मालिक पिछले महीने दुबई गए हुए थे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आते थे। अब वो हर रोज़ आया करेंगे। मालिक से रोज़ाना सामना होने लगा था। न जाने वो कैसे मेरे दिल के बंद दरवाजे खोलकर उसमें दाखिल हो गए थे। मैं अपनी इस कैफियत पर बहुत हैरान थी। मुझे अपनी हैसियत बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी, इसलिए मैं तो मालिक के मुतालिक ऐसा कुछ सोचना भी गुनाह समझती थी। मगर ये जो मेरा दिल था ना, ये भाग भाग कर मालिक की जानिब लपकता था। एक दिन मैं अपने काम में बहुत मसरूफ थी कि वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब काम से सर उठाया तो तमाम फैक्ट्री तकरीबन खाली हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई। जब घड़ी पर वक्त देखा तो मेरी छुट्टी हुए 1 घंटा बीत गया था। अब तो मुझे कोई बस भी नहीं मिलना थी। मैं सर थाम कर बैठ गई कि अब मैं क्या करूंगी। मेरी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। और तभी मेरे मालिक के ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। वो मुझे फैक्ट्री में देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, मिस अलीना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनकी मेहरबान आवाज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बोली, मालिक, मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। अब मैंने घड़ी देखी तो परेशान हो गई कि घर कैसे जाऊंगी। मालिक मुस्कुराने लगे और बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी गाड़ी में आपको ड्रॉप कराता हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, आप रहने दें, आपको बिला वजह सहमत होगी। मालिक कहने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें। मैं मजबूर थी, मुझे मालिक के साथ जाना पड़ा था। मैंने उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, मिस अलीना, ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, अब तो आप मुझे मालिक मालिक कहना बंद करें। मेरा नाम अली है और मुझे मेरे नाम से ही मुखातिब करें। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, आप मेरे मालिक ही हैं, मैं तो आपको मालिक ही कहूँगी। वो कहने लगे, चलें, जैसे आपकी मर्जी। फिर रास्ते में वो मुझसे बार बार इस्तफसार करते रहे कि बताओ कुछ खाना है, और मैं हर बार इनकार कर देती। फिर वो मुझे मेरे घर के सामने ड्रॉप करके चले गए थे। मैं तो अपनी ही धुन में घर में दाखिल हुई थी, मगर ये देखकर तो दंग रह गई कि अब्बू आज घर पर मौजूद थे। मुझ पर उनकी नज़र पड़ी तो घूर कर बोले, तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो? मुझे बताओ, किसकी गाड़ी में बैठ कर आई हो? मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मुझे क्या इल्म था कि अब्बू ने मुझे मालिक की गाड़ी से निकलते हुए देख लिया था। मैं बोली, अब्बू, आज फैक्ट्री में ज़्यादा काम था, इसलिए वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मेरी बस मिस हो गई तो मालिक मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ गए थे। अब्बू ने ये बात सुनी तो आग बगोला हो गए थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। कहने लगे, मैं तुम्हें अपनी इज्जत को यूं बाजार में नीलाम नहीं करने दूंगा। मैं तो अब्बू का थप्पड़ खाकर जैसे सकते में ही आ गई थी। अम्मी और बहनें भागकर मेरे बचाव के लिए आई थी। अब्बू ने एक के बाद दीगरे थप्पड़ बरसा दिए थे और मैं आखिर में चीख पड़ी थी। मैं बोली, अब्बू, आपको किसकी इज्जत के नीलाम होने का खतरा है? मुझे बताएं कि माशरे में आपकी क्या इज्जत है? आपकी हैसियत एक जुआरी और नशे की है। आपको आज इज्जत का ख्याल कहाँ से आ गया? काश आपको पता होता कि मेरी माँ ने किन हालात में हमें पाला है। मैं रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। अब्बू कहने लगे, अलीना, तुम किसी भूल में मत रहना, तुम्हारी शादी मैं ही करूंगा और अपनी पसंद से करूंगा। मैं अब समझी थी कि अब्बू अचानक घर कैसे आ गए थे। मैं कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चली गई। आईना देखा तो पता चला कि अब्बू के हाथ मेरे चेहरे पर निशान छोड़ गए हैं। मेरा चेहरा नीला हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी अम्मी और बहनों ने मेरी हिम्मत बंधाई थी। मुझे यही फिक्र थी कि मैं सुबह किस तरह इस नीले चेहरे के साथ फैक्ट्री जाऊंगी। खैर, जब मैं सुबह फैक्ट्री गई तो एक एक वर्कर ने मुझे रोक कर ये पूछा था
कि मेरे चेहरे की ये हालत किसने की है। मैं सबके सामने झूठ बोलती रही थी। किसी से कहती कि नीचे गिर गई थी, तो किसी से कहती कि मेकअप ने रिएक्शन किया है। जब मुझे मालिक ने कमरे में बुलाया तो कहने लगे, आपके चेहरे पर क्या हुआ है। न जाने उनके सामने मैं अपना जब्त कैसे खो बैठी थी। मैं बोली, अब्बू ने मारा है। मालिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। कहने लगे, पहले आपके वालिद ने सारी जिंदगी आपकी वालदा पर हाथ उठाया है और अब वो आपके ऊपर हाथ उठाने लग गया है। ये गलत बात है। आपने अपने बाप के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की। मैंने नफी में सर हिला दिया और फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। कहने लगे, मेरा ये नंबर रख लो, अगर आज के बाद ऐसी कोई सूरत हाल पेश आई तो मुझे फोन कर देना। मैंने उनका नंबर अपने पास रख लिया और उठकर बाहर चली गई। मैं सारा दिन परेशान रही थी। कुछ अनहोनी होने का खौफ मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं किस बात की वजह से परेशान हूँ। शाम में जैसे ही छुट्टी हुई मैं सबसे पहले फैक्ट्री से निकल गई थी। घर पहुंची तो एक तमाशा था जो मेरा मुंतजर था। हमारे घर में कुछ अनजान मर्द खड़े थे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा मेरी बहनें आकर मुझसे लिपट गई थी। वो कहने लगी, बाजी हम आप पर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने देंगे। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ है। तब अम्मी ने मुझे बताया कि अब्बू अपने से दुगनी उम्र के आदमी से मेरी शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो मुझे जुए में हार चुके थे। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं अब्बू के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, ये क्या तमाशा है। अब्बू जल्दी से उठे और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मैं फुनकार कर बोली, अगर हमें हमारी माँ पाल पोस कर जवान कर सकती है तो वो हम बहनों की शादियां भी कर सकती है। आप अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखें। मुझे नहीं करनी आप जैसे जुआरी से शादी। जाए यहां से। अब्बू के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगे, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। मुझे इल्म है कि अगर अभी तुम्हारी शादी न की गई तो तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिला दोगी। फिर वो मौलवी साहब से बोले, निकाह पढ़वाना शुरू करें। मैं अपने मौक़िफ़ पर डट गई थी। मैं बोली, मौलवी साहब मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी मर्जी के बगैर ये निकाह नहीं पढ़वा सकते। न जाने मौलवी साहब की कोई मजबूरी थी या वो भी उन जवारियों के साथ मिले हुए थे जो मेरा निकाह पढ़ाने पर बज़िद थे। मैंने अपनी सी कोशिश कर ली थी। मामलात मेरे हाथ से निकल गए थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते बचे थे। एक तो ये कि मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर लेती और दूसरा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को मज़ा चखा देती। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी। मैंने कांपते हाथों से मालिक का नंबर मिलाया था और मालिक ने बहुत जल्दी मेरी कॉल अटेंड कर ली थी। वो कहने लगा, जी कौन। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मालिक मेरे अब्बू मेरी शादी एक जुआरी से करना चाहते हैं, मुझे बचा ले। मालिक बोले, आप फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैंने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। बाहर एक कोहराम मचा हुआ था। अब्बू दरवाजे पर ठुड्डे बरसा रहे थे और मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल दो। मैंने इनकार कर दिया तो अब्बू कहने लगे, ठीक है मौलवी साहब, ये नहीं तो इसकी छोटी बहन ही सही, आप इसका निकाह पढ़वाना शुरू करें। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत ही बीत गई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मैं बोली, अब्बू आपको लालच ने किस तरह पागल बनाया हुआ है। इतनी देर में हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। अब्बू के लाख मना करने के बावजूद मेरी सबसे छोटी बहन ने दरवाज़ा खोल दिया था। आगे आगे मालिक थे और पीछे पीछे पुलिस की भारी नफरी थी। पुलिस सारे जुआरियों को गिरफ्तार करके ले गई थी। मेरी अम्मी जल्दी से मालिक के पास गई और उनके हाथ चूम कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्चियों को बचा लिया। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, आंटी ये काम आपको खुद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपका शौहर सुधरने वाला नहीं है। खैर मालिक थोड़ी देर हमारे घर में बैठे थे। मैं चाय ले आई। वो चाय पीकर वापस चले गए। मालिक को अपने घर में देखकर मेरा दिल अजीब लय में धड़कने लगा था। जी चाहता था कि उन्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रोक लूं, मगर ये एक दीवाने के ख्वाब से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री गई तो मालिक ने अपने ऑफिस बुला लिया और मुझसे इस्तफसार करने लगे कि फिर तो आपके घर वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो मालिक कहने लगे, आज आप ऑफिस में ही रुक जाइएगा, आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैंने हामी भर ली और फिर बाहर आ गई। शाम के वक्त सब वर्कर्स अपने घर जाने लगे थे, मगर मैं फैक्ट्री में ही बैठी रह गई थी। यहाँ तक कि फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो गई थी। अब मेरा दिल घबराने लगा था। दिल में अजीब से वसवसे सर उठाने लगे थे कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला था। लेकिन मैं मालिक पर शक भी तो नहीं कर सकती थी ना, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यूं ही जब 1 घंटा गुजर गया तो मालिक अपने ऑफिस से बाहर आए और कहने लगे, अच्छा हुआ मिस अलीना आप घर नहीं गई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, ज़रा मेरे साथ मेरे ऑफिस चले। मैं बहुत घबराई हुई थी। जल्दी से बोली, मालिक फैक्ट्री में कोई मुलाजिम नहीं है, मुझे भी अब अपने घर चले जाना चाहिए। मालिक कहने लगे, ठीक है आप चली जाना, मगर मेरी बात तो सुन ले। मैं अजीब किस्म के शशोपंज में मुब्तला थी। मैं कैसे मालिक के ऑफिस का मना कर सकती थी। मालिक का इसरार बढ़ने लगा तो मुझे उनकी बात मानना पड़ी थी। मैं जब उनके ऑफिस में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई थी
कि ऑफिस तो फूलों से सजा हुआ था। तब मालिक ने घुटने टेक दिए और कहने लगे, मिस अलीना, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये मंजर देखकर तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैं बोली, मालिक, आप कहाँ और मैं कहाँ? ये तो ऐसा ही होगा जैसे मखमल में टाट का पैबंद लगा दिया हो। मालिक के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगे, आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात हरगिज मत करना। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी। तो क्या हम दोनों के दिल एक साथ मिल गए थे? मैं बोली, मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप अपनी वालदा को भेजकर मेरा रिश्ता मांग ले। मालिक बोले, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मगर मुझे पहले आपकी रजामंदी चाहिए थी। मैं बोली, मैं दिलो जान से राजी हूँ। मालिक बहुत खुश हो गए थे और फिर वो मुझे घर तक छोड़ने भी आए थे। मैं बेतहाशा खुश थी। मैंने सारी बात अम्मी को भी बता दी थी। अम्मी की आंखें भी खुशी से छलक पड़ी थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी, तू बहुत भागों वाली है। अब हमें बेचैनी से उस दिन का इंतजार था जब अली की वालदा मेरा रिश्ता लेने के लिए घर आएंगी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी तो मुझे एक वर्कर ने बताया कि आज तो यहाँ पर मालकन की भतीजी भी आई हुई है, बहुत मगरूर और नकचिड़ी सी है, बात बेबात सबकी बेइज्जती कर रही है, तो मुझसे बचकर रहना। मैंने सोचा कि मेरा क्या लेना देना मालकन की भतीजी से। फिर लंच ब्रेक हो गया तो पूरी फैक्ट्री सील कर दी गई। पता चला कि ये सब मालकन की भतीजी नफीसा के कहने पर हुआ है, क्योंकि उनके हीरे की अंगूठी गुम हो गई थी और अब वो तमाम वर्कर्स की तलाशी लेना चाहती थी। ये खबर सुनकर तमाम मुलाजमीन परेशान हो चुके थे। सब यही कह रहे थे कि हमने इतने साल यहाँ पर मुलाजमत की है, लेकिन आज तक हम पर किसी ने ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर नफीसा एक एक वर्कर के सामान की तलाशी लेने लगी थी और फिर हुआ यूं कि नफीसा की गुमशुदा हीरे की अंगूठी मेरे परस से बरामद हो गई थी। मैं तो ये देखकर तंग ही रह गई थी। मैं जल्दी से अपनी सफाई देने लगी थी, मगर नफीसा ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। और तो और उसने पुलिस को भी बुला लिया था। आज के दिन मालिक ऑफिस नहीं आए थे, मगर जब ये बात मालकिन को पता चली तो उन्होंने नफीसा को ये सब करने से रोक दिया था, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। यूं देखते ही देखते मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और हवालात में बंद कर दिया। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी, थर थर कांप रही थी। एक एक पुलिस एहलकार के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दे। मेरी गिरफ्तारी की खबर जब घर पहुंची तो वालदा और बहनें भी मुझसे मिलने जेल आ गई थी। मैं फूट फूट कर रोती रही और अम्मी से कहती रही कि अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अम्मी की मौजूदगी में ही मालिक भी जेल आ गए थे। वो कहने लगे, अलीना, ये क्या हो गया है? मैं जल्दी से बोली, मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, ये नफीसा बीबी ने खुद से किया है। मुझे यहाँ से निकलवा ले, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मालिक कहने लगे, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मगर वो बहुत परेशान थे क्योंकि आज हफ्ता था। पीर तक मेरी बेल होने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता था, जबकि मैं जेल के माहौल में बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। फिर यूं हुआ कि मुझसे मिलने वालों को कह दिया गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, आप अपने अपने घरों को लौट जाएं। मैं बहुत रोई थी, मगर रोने से क्या होता है। मैं जेल में कैद थी, यहाँ तक कि शाम हो गई। मेरे देखते ही देखते हर सू अंधेरा फैलने लगा था। मैंने आज से पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। फिर तकरीबन 12 बजे के करीब जेल की तमाम बत्तियां भी बुझा दी गई थी। सब सो चुके थे और एक मैं थी कि नींद जिसकी आंखों से कोसों दूर थी। मैं फिजा में घूरती रही थी और तब मुझे एक अजीब चीज देखने को मिली थी। 7 काली सियाह लड़कियां, जिनकी उम्र कमोबेश 18 से 20 साल के दरमियान थी, उन्हें सेंट्रल जेल में लाया गया था। फिर उन सातों की सातों लड़कियों को 50-50 हजार रुपए थमा दिए गए थे। मैं ये सब देखकर हैरान थी। और फिर उन लड़कियों को जेल के दूसरे कोने में ले जाया गया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये लड़कियां कौन थी और उन्हें इस तरह खुफिया अंदाज में जेल में क्यों दाखिल किया गया था। मुझे यहाँ के अमले पर शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। खैर, फिर मेरी भी आंख लग गई। सुबह मेरी जिस जिस कैदी से मुलाकात हुई, मैंने उन 7 लड़कियों के मुतालिक इस्तफसार किया था, मगर किसी ने भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। ज्यादातर का तो यही कहना था कि उन्होंने किसी काली लड़की को नहीं देखा था और दूसरी तरफ मेरी जमानत का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, जबकि मालिक मुझसे हर रोज मिलने आते थे। मैं जेल के मसले में उलझ कर रह गई थी कि कहीं उन काली लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा था। मुझे जेल में आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, जबकि मैं हर रात 12 बजे काली लड़कियों को जेल से दाखिल होते हुए भी देखती थी। अब मैंने सोच लिया था कि उनकी असलियत तो जानकर ही रहूंगी। इस काम के खातिर मैंने रात के वक्त हमारी ड्यूटी पर मामूर जेलर लड़की से दोस्ती कर ली थी। एक रात मैं उससे बोली कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर खुली फिजा में सांस लेने दो। जेलर घबरा गई थी, कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी नौकरी को खतरा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो जेलर ने मुझे हवालात से निकाल दिया
और बाहर खुली फिजा में ले आई थी। थोड़ी देर बाद वहां काली लड़कियां भी आ गई थी। जेलर उनसे नावाकिफ थी, इसीलिए बहुत हैरान हो गई। मैं बोली, आओ हम उनका पीछा करते हैं। वो रजामंद हो गई। जब हमने उनका पीछा किया तो ये इल्म हुआ कि वो 7 काली लड़कियां दर हकीकत काली नहीं थी, बल्कि पुलिस स्टेशन आने से पहले अपनी शनाख्त छुपाने के लिए खुद को काला कर लिया करती थी। वो सातों लड़कियां पुलिस ऑफिसर ही थी, अगर वो जासूसी के मिशन पर थी, और वो हर रात 12 बजे अपनी रिपोर्ट देने आया करती थी। जो 50,000 उनको मिलता था वो भी इस जासूसी के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मिलता था। जेलर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लॉकअप में डाल दिया। मेरा काम तो वैसे ही हो गया था। मैंने इस वाक़े से यही सबक सीखा था कि चीज़ें हकीकत में वैसी नहीं होती जैसी हमें नजर आती हैं। ये बात मैंने मालिक को भी बताई थी। मैं बोली, हो सकता है मुझे इस केस में फंसाने में नफीसा के अलावा भी किसी का हाथ हो। अली कुछ परेशान हो गया था। खैर अगले दिन मेरी जमानत हो गई थी। मैंने अली से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया था और तब मुझे समझ में आया कि नफीसा तो बस एक मोहरा है, असल खेल तो किसी और ने रचाया होगा। और ये सब सोचते सोचते मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि इस सब के पीछे मेरी अम्मी का हाथ था। मैंने वो फुटेज अम्मी को दिखाई तो वो बहुत खौफजदा हो गई थी। उन्होंने मेरे सामने एतराफ़ कर लिया था कि वही कसूरवार है। दरअसल वो एक कम हैसियत लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी और ना ही वो मेरी नज़रों में बुरी बनना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया था। जब मैं हकीकत तक पहुंच गया तो अम्मी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली और तुम्हारी जमानत का इंतज़ाम कर दिया। अम्मी तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहती हैं। मालकिन ने मुझसे भी माफ़ी मांग ली थी। मैंने उन्हें अली की वजह से माफ़ कर दिया था। आज बहुत सी मुश्किलात से गुजरने के बाद मैं अली की बीवी बनकर उसके साथ रुखसत हो गई हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन है। आपसे गुजारिश है कि मेरी दायमी खुशियों के लिए दुआ करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।